ये कहानी मुझे मेरे दादाजी ने बहुत साल पहले सुनाई थी। रात का वक्त था। काला घना अंधेरा चारों ओर फैला हुआ था। हाड़ कपा देने वाली शीत की लहर चल रहे थे। सड़क पर सन्नाटा पसरा हुआ था। पीपला गांव के सभी लोग अपने अपने घरों में रजाई में दुबके पड़े थे। हल्की हल्की अब बारिश भी शुरू हो चुकी थी। पीपला गांव से कुछ ही दूरी पहले सीगल पैलेस था। कहते थे कि इसे अंग्रेजों ने बनवाया था। सीगल पैलेस के आसपास शमशान घाट और जंगलों के अलावा कुछ भी नहीं था। राकेश अपनी दोस्त की शादी से अपने गांव बाइक से लौट रहा था कि अचानक सीगल पैलेस के पास उसकी बाइक खराब हो गई। राकेश ने जब आसमान की तरफ नज़र दौड़ाई तो उसे एक भी तारा नज़र नहीं आया। उसने आसपास नज़र घुमाकर जब देखा तो सिवाय अंधकार के उसे कुछ भी नहीं दिखा। उसने मन ही मन कहा, कहाँ फंस गया मैं। अब इस बाइक का क्या करूं? ठंड भी बढ़ गई है और हल्की फुल्की बारिश भी हो रही है। उसने जब घड़ी पर नज़र डाली तो घड़ी में रात के 2 बज रहे थे। अचानक राकेश की नज़र सीगल पैलेस के खिड़की पर पड़ी। उसे वहाँ पर रोशनी सी नज़र आई, जैसे कि वहाँ पर आग जल रही हो। इतनी रात का यहाँ पर कौन हो सकता है? यहाँ तो कोई नहीं आता। हो सकता है मेरी तरह कोई रास्ते में फंस गया हो और सर्दी की वजह से कुछ लकड़ियाँ जला ली हो। ये कहता हुआ राकेश अपनी बाइक को वहीं खड़ी करके सीगल पैलेस की तरफ चल दिया। राकेश जैसे ही सीगल पैलेस के अंदर पहुंचा तो उसने देखा कि एक व्यक्ति आंखें बंद किया हुआ बहुत ही धीमी आवाज में कोई मंत्र पढ़ रहा था। उस व्यक्ति ने अपने चारों तरफ से लाल रंग का घेरा बना रखा था। मंत्र पढ़ते पढ़ते बीच बीच में वो आग के ऊपर कुछ फेंक भी रहा था। उसके चेहरे पर एक अजीब सी शैतानियत सवार थी। उस व्यक्ति को देखकर उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। उससे रहा नहीं गया और उसने चीख कर कहा, ये आप क्या कर रहे हैं? आपसे मना किया था ना, उसके बावजूद भी आप अपनी हरकतों से बाज नहीं आए। आप जानते हो ना कि इस हरकत से सर्वनाश हो सकता है। आप अपने गंदे और घिनौने मकसद के लिए ये जगह आपने चुनी। किसी को भी इस पर शक नहीं होगा। कौन सोच सकता है कि सीगल पैलेस के अंदर कोई इस घिनौने काम को कर रहा है? इतना बोलकर राकेश गुस्से से उस घेरे के अंदर घुस तंत्र साधना में लीन उस व्यक्ति से अचानक आंखें खोल ली। उसकी आंखों से लाल लाल दहकते अंगारे से निकल रहे थे और उसका चेहरा किसी पिशाच से कम नहीं लग रहा था। ये सब देखकर राकेश के रोंगटे खड़े हो गए। उस व्यक्ति ने चिल्लाकर राकेश को कहा, बेवकूफ़, ये तूने क्या कर दिया? इस गोल घेरे के अंदर आकर तूने मेरी सिद्धि को खराब कर दिया। अब इसका नतीजा क्या निकलेगा मुझे भी नहीं पता। उस व्यक्ति ने इतना कहा ही था कि अचानक जलती हुई लकड़ियां बुझ गई। अंदर जो थोड़ा बहुत गर्म माहौल था अचानक वो सर्दी में तब्दील हो गया और एक ठंडी तेज हवा का झोंका राकेश के गाल से टकराया। अंदर इतना घना अंधेरा हो गया कि राकेश और वो व्यक्ति एक दूसरे की शक्ल भी नहीं देख सकते थे कि अचानक उस आदमी की चीख राकेश के कानों से टकराई। राकेश अपनी पूरी ताकत लगाकर वहां से भागने लगा। वो सीगल पैलेस के बाहर पहुंचा ही था कि अचानक उसने बाहर किसी को खड़ा हुआ पाया। आसमान अब बिल्कुल साफ हो चुका था। तारे निकल रहे थे। चांद अपने पूरे शबाब पर था। राकेश का चेहरा देख सकता था। राकेश के सामने एक बेहद ही सुंदर लड़की खड़ी थी। उसके होंठ सुर्ख गुलाबी हो रहे थे। काली साड़ी में वो लड़की किसी अप्सरा से कम नहीं लग रहे थे।
राकेश उसे देखकर सब कुछ जैसे भूल ही गया और उसकी खूबसूरती में सम्मोहित होता जा रहा था। वो बस उसे ही घूरे जा रहा था। अचानक उस लड़की ने राकेश को कहा, क्या देख रहे हो राकेश? क्या तुमने कभी कोई सुंदर लड़की नहीं देखी? तुम्हें मेरा नाम कैसे पता? मुझे तुम्हारे बारे में सब पता है राकेश। तुम्हारी एक सुंदर बीवी है और एक बेटा भी है, लेकिन तुम मेरे बारे में इतना सब कुछ कैसे जानती हो? मैंने तुम्हें आज से पहले कभी इस गांव में देखा भी नहीं। वो सब बातें छोड़ो राकेश और मेरी आंखों में देखो। क्या तुम्हें कुछ महसूस हो रहा है? उस लड़की की आवाज़ में पता नहीं क्या सम्मोहन था कि राकेश उसमें समाता जा रहा था। वो सब कुछ भूल चुका था कि कुछ पहले ही उसके साथ क्या घटना घटी थी। राकेश अब उस लड़की को देखकर बेकाबू सा होने लगा। तुमने अपना नाम तो बताया ही नहीं। तुम्हारा नाम क्या है? मेरा एक नाम नहीं है राकेश। तुम जिस नाम से चाहो मुझे बुला सकते हो। राकेश ने बिना देरी किए उस लड़की को अपनी बाहों में भर लिया। बाहों में भरते ही राकेश अपनी मस्ती में खो गया। वो ये भी देखना भूल गया कि उस लड़की का चेहरा अब सुंदर नहीं था, बल्कि उसके खूबसूरत हाथों में नाखून की जगह बड़े बड़े दो पंजे थे और उसके दांत किसी भेड़िया की तरह अचानक से बड़े हो गए। देखते ही देखते उस लड़की ने अपने दांत राकेश के गर्दन में गाड़ दिए और राकेश की दिल दहला देने वाली चीख पूरे सन्नाटे में गूंज गई। अगले दिन राकेश की लाश नग्न अवस्था में सीगल पैलेस के बाहर सड़क पर पड़ी हुई मिली। चारों तरफ पिपला गांव के लोग मौजूद थे। राकेश की लाश को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कि उसके बदन के सारे खून का एक एक कतरा तक निचोड़ लिया गया हो। उसकी आंखें फटी हुई थी, जैसे कि उससे कोई बहुत ही भयानक चीज़ देख ली हो। अपनी भयानक आंखों से राकेश की बीवी बुरी तरह से रो रहे थे। गांव के मुखिया ने तांत्रिक भैरवनाथ को यहाँ पर बुलवाया था। भैरवनाथ ने जैसे ही राकेश को देखा वो बुरी तरह से चीखने लगा, अनर्थ, घोर अनर्थ, यह अनर्थ है, ये कैसे संभव हो सकता है? तो इस पर गांव का मुखिया बोला, ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? कैसा अनर्थ बाबा? नादान, ये तुझे राकेश की लाश नहीं देख रही है? इसके शरीर का एक भी खून का कतरा भी चूसा गया है। तुझे नहीं पता कि इसके साथ क्या हुआ? देख, इसकी लाश कैसे सफ़ेद पड़ी हुई है, इसकी आंखें कैसे फटी हुई है, मगर आसपास खून का एक कतरा भी मौजूद नहीं है, जैसे किसी ने पूरा खून चूस लिया हो। भूत पिशाच कोई भी इंसान का खून नहीं पीते हैं। बाबा, मैं आपकी बात का मतलब समझा नहीं। आप क्या कहना चाहते हैं? यहाँ पर किसी ने सिद्धि की है, वो अपनी सिद्धि में विफल हुआ है या फिर कुछ और दिक्कत आई होगी, उसका परिणाम राकेश को भुगतना पड़ा। तभी अचानक भैरवनाथ फटी फटी आंखों से इधर उधर देखने लगा। तो मुखिया ने उससे कहा, आप क्या देख रहे हैं बाबा? तो इस पर भैरवनाथ ने कहा, क्या यहाँ पर सिर्फ एक ही लाश मिली है? हाँ बाबा, सुबह होते ही पता चला कि यहाँ पर राकेश मरा पड़ा है। राकेश हमारे ही गांव का है, लेकिन हमारी समझ में नहीं आता बाबा कि आपके चेहरे पर इतनी परेशानी क्यों है। क्योंकि अब जो यहाँ पर होने वाला है उससे सिर्फ तुम सबको परेशानी ही आएगी और अनर्थ आएगा। मुखिया, किसी ने उसे बुला लिया है। किसे बाबा, किसे? यक्षिणी को। इस तरह से इंसान का खून सिर्फ यक्षिणी ही पी सकती है, कोई और नहीं। यक्षिणी का नाम सुनकर वहाँ पर मौजूद सभी लोग भयभीत नजर आने लगे हैं।
तो मुखिया बोला, अब अब क्या होगा बाबा? अब हम क्या कर सकते हैं? इतना आसान नहीं है मुखिया। यक्षिणी को जिसने बुलाया है वही उसे वापस भेज सकता है। भगवान से प्रार्थना करो कि अगर वो आदमी जिंदा है तो हमें उसे ढूंढना होगा, और अगर वो मर गया तो तुम सब भी अपनी मौत पक्की समझो। यहाँ पर मुझे और कोई चारा नज़र नहीं आ रहा। पर बाबा, आप इतने सिद्ध पुरुष हैं, आप क्या आप उस यक्षिणी को काबू में नहीं कर सकते हैं? ये कोई मजाक नहीं है मुखिया। तुम्हें यक्षिणी की ताकत का कोई अंदाजा भी नहीं है। एक यक्षिणियाँ कई प्रकार की हो सकती हैं, मगर राकेश की लाश को देखकर मैंने अंदाज़ा लगा लिया कि ये यक्षिणी बहुत ही शक्तिशाली है और ये कुछ भी कर सकती है। हो सकता है कि वो यहीं पर अभी मौजूद हो, किसी और की शक्ल में। भैरवनाथ की बात सुनकर सभी लोग जो वहाँ पर डर कर जमा थे एक दूसरे को डर की निगाहों से देखने लगे। कुछ वक्त बाद पुलिस आई और लाश को लेकर चली गई। गांव वालों को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या करना चाहिए। उस दिन के बाद से 2-4 लाशें और मिली। डर के मारे कई लोगों ने गांव छोड़ दिया और इसी के साथ मेरे दादाजी ने भी अपने परिवार के साथ उस गांव को छोड़ दिया। उस गांव के साथ क्या हुआ वो आज भी एक रहस्य है। तो दोस्तों, ये थी आज की पहली कहानी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की दूसरी कहानी की ओर। एक रात मैं अपने गांव के दोस्त अवधेश के साथ अंधेरी रास्ते में खेत के रास्ते बस स्टैंड की तरफ जा रहा था। तो मेरे दोस्त ने कहा, यार थोड़ा जल्दी चलो, इस खेत से अगले 2 खेतों तक थोड़ी दिक्कत है। तो मैंने पूछा कि क्या बात है, तो उसने बात को टाल दिया। लेकिन मेरे ज़्यादा दबाव डालने पर उसने पूरा किस्सा सुनाया। उसके मुताबिक बहुत साल पहले अपने गांव से रात को इन्हीं खेतों से एक आदमी गुजर रहा था। रास्ते में वो हल्का होने के लिए एक पेड़ के नीचे रुक गया। उसके बाद वो जैसे ही थोड़ा चला तो उसे किसी बच्चे के रोने की आवाज़ आई। उसने सोचा रात को पहरा देने वाले का बच्चा होगा, इसलिए तभी उसे याद आया कि ये खेत तो रमेशर काका का है, जो 3 साल पहले ही यहीं पर फांसी लगाकर मर गए थे। वो आदमी सहमे हुए कदमों से आगे बढ़ता रहा और उसके दिमाग में उन लोगों की बातें याद आई कि इस खेत से गुजरते वक्त रात को कभी भी पीछे मत मुड़ना। कोई रास्ता पूछे तो उसके आंखों और पाँव में मत देखना। कोई कितना भी बोले मगर कोई जवाब मत देना। ये सब बातें दिमाग में सोचने से उस आदमी की हालत पतली हो गई और वो सोचने लगा कि उसने यहाँ आने से पहले ये सब क्यों नहीं सोचा। वो जैसे जैसे आगे बढ़ता वैसे वैसे बच्चे की आवाज़ और तेज होती जाती और ऐसा लग रहा था जैसे वो उसके साथ ही चल रहा हो। तभी अचानक उसने देखा कि एक पेड़ से बंधे झूले में बच्चा लेटा हुआ रो रहा था। तो डरते हुए उसने आवाज़ लगाई, ये किसका बच्चा है? लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। तो डर के मारे वो आगे बढ़ गया, लेकिन बच्चे की किलकारी सुनकर उससे रहा नहीं गया और उसने पीछे मुड़कर देख लिया। तो उसने देखा वो बच्चा झूले में उसके पीछे ही पड़ा था। रहम के मारे उसने उस बच्चे को गोद में उठाकर भागने की कोशिश की। थोड़ी देर बाद वो बच्चा अचानक ही उसे भारी लगने लगा और ये देखकर वो चौंक गया कि उसके पैर लंबे होकर ज़मीन को बस छूने ही वाले थे। उसने घबराकर बच्चे को गोद से गिरा दिया,
जैसे ही वो बच्चा गोद से गिरा तो बच्चा बड़े आदमी की तरह जोर जोर से हंसते हुए बोला, आज तो तू बच गया। अगर मेरे पैर जमीन को छू लेते तो तुझे आज यहाँ कोई नहीं बचा सकता। तेरी मौत तय थी। ये कहते हुए वो बच्चा गायब हो गया। इसके बाद तो वो इंसान गिरते पड़ते घर तक पहुंचा और घर पहुंचते ही वो बेहोश हो गया। जब उसे होश आया तो उसने गांव वालों को ये सारी कहानी बताई। अवधेश की सारी कहानी सुनकर कहीं ना कहीं मुझे भी अब डर लगने लगा था। हालांकि मैं इन सब बातों पर यकीन नहीं करता था, मगर पता नहीं क्यों फिर भी मेरा जी घबरा रहा था। मैंने अवधेश की तरफ देखा तो उसका भी चेहरा पीला पड़ा हुआ था। हम लोग जल्दी जल्दी अभी उन्हीं खेतों में से होकर गुजर ही रहे थे कि तभी अचानक ही मेरे कान में किसी बच्चे की किलकारी आई। ये सुनकर तो मेरी और अवधेश की, हम दोनों की हालत पतली हो गई। हमें समझ आ गया था कि ये सब क्या चल रहा है। अवधेश ने अपने कदमों की रफ्तार बढ़ा दी और उसने मुझे भी तेज चलने को कहा। साथ ही साथ उसने कहा, चुपचाप बस चलते रहो, पीछे मत देखना, कोई जवाब मत देना, कहीं भी कुछ भी दिखे उसकी आंखों में आंखें मत डालना, बस चुपचाप चलते रहो। जिसके बाद हम लोग जैसे तैसे उन दोनों खेतों से होकर गिरते पड़ते बाहर निकले। अभी हम लोग आगे चल ही रहे थे कि तभी मुझे वहीं खेतों के बगल में ही एक कुआं नजर आया। मैंने अवधेश को कहा, यार चलते चलते बहुत प्यास लगी है, थोड़ा पानी पी लेते हैं इस कुएं से। अवधेश ने मेरी ओर हैरानी से देखा और फिर कहा, तू पागल हो गया क्या? तू जानता नहीं इस कुएं के बारे में? तो इस पर मैंने कहा, क्या वो कहाँ? वो तो बहुत पुरानी कहानी है, क्या वो भी सच है? इस पर अवधेश ने मेरा हाथ पकड़ा और जल्दी से हम लोग वहां से बाहर निकले और जैसे तैसे बस स्टैंड पहुंचे। वहां पहुंचकर मैंने अवधेश से कहा, भाई मुझे पता नहीं था कि वो कुएं की कहानी भी सच्ची है। मैं तो शहर में रहता हूँ ना, तो मुझे इन सब के बारे में ज़्यादा कुछ पता नहीं है और मुझे प्यास भी बहुत लगी थी। इस पर अवधेश ने वहीं पास ही के एक दुकान से पहले तो एक बोतल पानी खरीदा, फिर हमने पानी पिया और फिर अवधेश ने उस कुएं के बारे में बताना शुरू किया। कुएं के बारे में स्थानीय लोगों का मानना है कि आज से 50 साल पहले इस कुएं के आसपास के इलाके में काफ़ी अच्छी बस्ती हुआ करती थी, खेत नहीं। लेकिन एक दिन उस कुएं के पानी भरते हुए एक औरत उस कुएं में गिर गई और उस वक्त वहाँ कोई भी मौजूद नहीं था। वो तड़प तड़प कर उस कुएं में ही मर गई। तब से उस औरत की आत्मा आते जाते राहगीरों को परेशान करने लगी और धीरे धीरे उस कुएं के पास से बस्ती उजाड़ होने लग गई। एक रात एक शराबी उस कुएं के पास से गुजरा और उसे किसी के चीखने की आवाज़ आई। वो कुएं के पास गया और कुएं में झांका तो उसे एक औरत दिखाई दी। उस औरत ने उस शराबी को कहा, तुम मुझे इस कुएं से बाहर निकाल दो जल्दी। शराबी ने कहा, तुम इस कुएं में कैसे गिर गई? उस औरत ने कहा, तुम्हें सब कुछ बताती हूँ, पहले मुझे बाहर निकाल दो बस। शराबी घबरा गया और भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन उसी समय उस औरत ने उसे पीछे से धक्का मारकर उस शराबी को कुएं में ढकेल दिया और वह कुएं में डूबकर मर गया। इस घटना के अलावा भी कई लोगों को इसका शिकार होना पड़ा। लोग कहते हैं कि वो कुआं शापित है और आज भी उस कुएं में उस औरत की आत्मा भटकती रहती है।
अवधेश की कहानी सुनकर मैं और भी ज़्यादा डर गया। खैर, बस आने तक अवधेश मेरे साथ वहीं पर रुका रहा और फिर उसने मुझे बस में चढ़ा दिया। तो दोस्तों, ये थी आज की पहली कहानी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की दूसरी कहानी की ओर। आज से करीब 10 साल पहले मैं अपने मामा के यहाँ जैसलमेर गया था। वहाँ जाकर पता चला कि यहाँ तो 2 साल से अकाल पड़ा है और पानी लेने के लिए 5 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। मामा मामी से मिलने के बाद मेरे मामा का लड़का और मैं पानी लेने के लिए चल पड़े। रास्ते में पैदल चलते हुए थक गए थे और एक जगह पर बैठ गए। तब उसने एक किस्सा सुनाया। पिछले साल पानी की वजह से एक औरत का बच्चा रो रहा था और वो काफ़ी बीमार था, इसलिए वो पानी मांगने हमारे गांव में आई, लेकिन उसको किसी ने पानी नहीं दिया। जब वो वापस लौट रहे थे तो रास्ते में उसको ठाकुर के घर पर पानी दिखाई दिया। तो उसने बिना किसी से पूछे, बिना कुछ सोचे समझे पानी पीने की कोशिश की। जब उसको ठाकुर ने देखा तो वो गुस्से से आग बबूला हो गया और पता नहीं क्यों कुदाली लेकर उस औरत की तरफ दौड़ा। उस औरत ने भागने की कोशिश की, लेकिन वो ठेस लगकर गिर गई। ठाकुर ने बिना आव दाव देखे कुदाली से उस औरत की बेरहमी से हत्या कर दी। इस घटना के एक आध दिन बाद उस बच्चे की भी बिना पानी के मौत हो गई। कुछ दिनों बाद खबर आई कि उसी कुदाली से ठाकुर को भी किसी ने मार दिया और धीरे धीरे उसके पूरे परिवार को किसी अनजानी ताकत ने मौत के घाट उतार दिया। ये किस्सा सुनने के बाद हम दोनों पानी लेकर वापस गांव की तरफ लौटने लगे। हल्का हल्का अंधेरा हो चुका था। अचानक हमारे सामने एक बच्चा आया और पानी मांगने लगा, लेकिन इतनी दूर से पानी लाने की वजह से हमने उसे मना कर दिया। घर पहुंचकर मैंने खाना खाया और फिर वहीं पेड़ के नीचे चारपाई पर सो गया। अचानक रात को वही बच्चा मेरे सामने आया और पानी मांगने लगा। पहले तो मैंने ध्यान नहीं दिया और गुस्से से उससे कहा, चल भाग यहाँ से। और मेरे सामने फिर अचानक ही वो औरत दिखाई दी। अचानक मैं उठ गया और देखा वहाँ कोई नहीं था। मैंने सोचा कि शायद कोई सपना होगा। फिर रात को 2 बजे के आसपास मैं हल्का होने के लिए खुले मैदान की तरफ गया और मुझे एक आवाज़ सुनाई दी, पानी। मैंने सोचा कि शायद मामी की आवाज़ होगी। फिर मैं वापस चारपाई की ओर लौटा ही था कि तभी अचानक से वही आवाज़ सुनाई दी। अब मैं गुस्से से आग बबूला हो गया और बोला, कौन है? सामने आओ, अभी देता हूँ पानी। इतना कहते ही मेरे पीछे मुझे किसी के होने का एहसास हुआ। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो एक औरत कुदाली लेकर खड़ी थी। मैं डर के मारे बहुत जोर से भागा और रास्ते में एक पत्थर से ठोकर लगने की वजह से नीचे गिर गया। उसके बाद वो हुआ जिस चमत्कार की मुझे कभी उम्मीद ही नहीं थी। उस रात हल्के बादल थे और अचानक ही कुछ पानी की बूंदें उस औरत पर पड़ी और वो औरत एकदम से गायब हो गई। मैं अपनी जान बचाने के लिए प्रभु को धन्यवाद देने लगा। अगले दिन ही सुबह जल्दी 5 बजे मैंने अपने घर मकराना जाने की ठान ली। मैं अपने मामा मामी को बिना बताए ही निकल पड़ा। स्टेशन पर पहुंचा और वहां बैठे हुए मैंने देखा कि एक बच्चा रो रहा था। मैं घबरा गया, लेकिन वही औरत मेरे पास आई और पानी मांगने लगी। हालांकि मुझे पानी की ज़रूरत थी, लेकिन मैंने अपनी बोतल से उस औरत और उस बच्चे को पानी पिला दिया। उसके बाद
वहाँ ट्रेन आ गई और फिर मैं ट्रेन में बैठकर अपने घर पहुँच गया। उसके बाद से मैं हमेशा अपने पास पानी रख कर ही सोता हूँ।